आज हम राजस्थान के शानदार महलों की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। हमारे सामने कुछ दस्तावेज और नोट्स हैं जो इन इमारतों की वास्तुकला और उनके पीछे की कहानियों पर रोशनी डालते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये महल कितने सुंदर हैं, बल्कि उन दीवारों के पार झांकना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साधारण किलों से निकलकर इतने भव्य कैसे बने और उनकी हर ईंट में कौन से राज दफन हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ ईंट और पत्थर की कहानी नहीं है, बल्कि संस्कृति, राजनीति और कला के संगम की कहानी है। हम देखेंगे कि कैसे हर दौर ने, हर शासक ने इन महलों पर अपनी एक अलग अमिट छाप छोड़ी है। ये इमारतें उस दौर का आईना है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब हम राजस्थान के महलों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आलीशान, सजी धजी इमारतों की तस्वीर आती है। लेकिन इन दस्तावेजों में एक बात साफ दिखती है कि ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। शुरुआत तो बहुत ही साधारण थी, है ना? हाँ बिल्कुल। अगर हम पूर्व मध्यकाल यानी बहुत पहले के दौर को देखें तो वास्तुकला जरूरत पर आधारित थी। सुरक्षा पहली प्राथमिकता थी, भव्यता नहीं। अच्छा। आपको छोटे छोटे कमरे मिलेंगे, दरवाजे भी छोटे होते थे ताकि दुश्मन आसानी से अंदर न घुस सकें। और सबसे दिलचस्प बात, बड़ी खिड़कियों का लगभग अभाव था, क्योंकि खुली जगह का मतलब था सुरक्षा में सेंध। कमरों को आपस में जोड़ने के लिए बस एक वो बरामदा होता था। मैनाल और आमेर के शुरुआती अवशेषों में ये सादगी आज भी देखी जा सकती है। मतलब उस वक्त महल एक घर से ज्यादा एक सुरक्षित किला था। एक तरह से हाँ। तो फिर ये बड़ा बदलाव आया कैसे? वो क्या मोड़ था जब इन महलों ने अपना रूप बदलना शुरू किया और वे ज्यादा भव्य और खुले खुले होने लगे? ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। जैसे जैसे रियासतें आर्थिक रूप से मजबूत हुईं, मध्यकाल में महलों का आकार बढ़ने लगा। लेकिन असली कायापलट हुआ 15वीं से 17वीं सदी के बीच, जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क बढ़ा। हाँ। ये सिर्फ एक राजनीतिक संपर्क नहीं था, ये कला और संस्कृति का एक जबरदस्त आदान प्रदान था। यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। मैं नोट्स में देख रहा हूं कि अचानक से महलों में फव्वारे, छोटे छोटे बगीचे और संगमरमर का भरपूर इस्तेमाल होने लगा। मेहराब और गुंबद भी दिखने लगे। ये मुगल प्रभाव असल में था क्या? क्या ये सिर्फ नकल थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ नकल नहीं थी। अच्छा? ये एक नया संलयन था, एक फ्यूजन था। देखिए, मुगल वास्तुकला में बगीचे, खासकर चारबाग शैली, सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थे। उन्हें धरती पर स्वर्ग का एक रूप माना जाता था। पानी के फव्वारे शक्ति और इंजीनियरिंग की काबिलियत का प्रदर्शन थे। जब राजपूत शासकों ने इन चीजों को अपनाया तो वे सिर्फ एक डिजाइन नहीं अपना रहे थे, बल्कि एक शाही विचारधारा और शक्ति प्रदर्शन के तरीके को अपना रहे थे। बिल्कुल। वाह, मतलब ये एक तरह का स्टेटमेंट था। और शीशे का काम, जिसे हम शीश महल कहते हैं, वो भी इसी दौर में आया। बिल्कुल। और शीशा कला को तो राजस्थानी कारीगरों ने एक नए ही स्तर पर पहुंचा दिया। जब आप कभी आमेर या बीकानेर के शीश महल में एक मोमबत्ती की रोशनी में खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आप लाखों तारों के नीचे खड़े हैं। अरे वाह! ये सिर्फ वास्तुकला नहीं, ये जादू है। तो उदयपुर में अमर सिंह महल और जगमंदिर, आमेर का दीवाने आम और दीवाने खास या बीकानेर का अनूप महल, ये सब इसी शानदार फ्यूजन के बेहतरीन उदाहरण हैं। आपने अभी दीवाने आम और दीवाने खास का जिक्र किया। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को शायद इनका असली मतलब ना पता हो। जरूर। तो हर बड़े महल में एक दीवाने आम होता था। आसान भाषा में कहें तो ये राजा का पब्लिक दरबार था, जहां कोई भी आम इंसान अपनी फरियाद लेकर आ सकता था। अच्छा। और दीवाने खास वो जगह थी जहां राजा अपने मंत्रियों और खास मेहमानों के साथ निजी बैठकें करते थे। इसी तरह 12 दरी जैसी हवादार इमारतें होती थीं, जिनमें 12 दरवाजे होते थे ताकि गर्मियों में ठंडी हवा आती रहे। मतलब इन सब चीजों के बनने का मतलब था कि महल अब सिर्फ एक शाही घर नहीं रहा, बल्कि एक व्यवस्थित प्रशासनिक केंद्र बन रहा था। सही पकड़ा, एक कैपिटल बिल्डिंग की तरह। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो चलिए इस विकास को कुछ असल उदाहरणों से समझते हैं। उन महलों की बात करते हैं जो आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। शुरुआत जयपुर के हवा महल से करते हैं। इसके बारे में जो सबसे पहली बात दिमाग में आती है वो है इसकी 953 खिड़कियां। हाँ, 953 झरोखे। और इसी वजह से इसका नाम हवा महल पड़ा। ये एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनर था।
अच्छा। इसकी जालीदार डिजाइन वेंटूरी इफेक्ट पैदा करती है, जिससे अंदर हमेशा ठंडी हवा का बहाव बना रहता है। लेकिन इन झरोखों का मकसद सिर्फ हवा नहीं था। सही कहा, ये शाही महिलाओं के लिए बनाए गए थे ना? बिल्कुल। उस समय पर्दा प्रथा का चलन था। शाही घराने की महिलाएं आम जनता के सामने नहीं आ सकती थीं। हाँ। ये झरोखे उन्हें शहर की जिंदगी, तीज त्योहारों और जुलूसों को देखने की आजादी देते थे, बिना किसी की नजर में आए। वाह। तो आप देखिए, वास्तुकला की एक एक चीज उस समय के सामाजिक नियमों और संस्कृति की कहानी कहती है। ये पत्थर हमें उस दौर के समाज को समझने का एक जरिया देते हैं। और इसका आकार भी, कहते हैं कि सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उन्होंने इसे कृष्ण के मुकुट के आकार का बनवाया है। हाँ, ये भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है इसका। तो हवा महल की वास्तुकला शहर के जीवन को दूर से देखने और महसूस करने के लिए थी। लेकिन जब हम जयपुर से उदयपुर पहुंचते हैं तो वहां का सिटी पैलेस, वो प्रकृति और झील के साथ एक बिल्कुल अलग ही रिश्ता बनाता है। उसे राजस्थान का विंडसर भी कहा जाता है। ये तुलना क्यों? ये एक दिलचस्प तुलना है। शायद इसलिए क्योंकि जैसे इंग्लैंड का विंडसर कैसल टेम्स नदी के किनारे शान से खड़ा है, वैसे उदयपुर का सिटी पैलेस भी पिछोला झील के किनारे खड़ा है। और दोनों ही एक बहुत लंबे शाही इतिहास के प्रतीक हैं, जिन्हें एक राजा ने नहीं बल्कि कई पीढ़ियों ने मिलकर बनाया है। जब आप सिटी पैलेस में घूमती हैं तो आपको अलग अलग दौर की वास्तुकला की परतें दिखती हैं। ये एक जीवित दस्तावेज है जो मेवाड़ के सैकड़ों सालों के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। और अब एक ऐसे महल की बात करते हैं जिसकी कहानी मुझे इन दस्तावेजों में सबसे अनोखी लगी। जोधपुर का उमेद भवन पैलेस। इसकी कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है। हाँ, इसकी कहानी सच में असाधारण है। 20वीं सदी की शुरुआत में मारवाड़ में एक भयानक अकाल पड़ा। लोगों के पास न काम था न पैसा। तब महाराजा उमेद सिंह ने लोगों को रोजगार देने के लिए इस विशाल महल का निर्माण शुरू करवाया। सोचिए, एक तरफ ये शाही भव्यता का प्रतीक है तो दूसरी तरफ ये उस दौर की सबसे बड़ी जन कल्याण योजनाओं में से एक था। बिल्कुल। तो क्या ये उस दौर में एक आम बात थी कि राजा महाराजा अकाल के समय ऐसे बड़े निर्माण करवाते थे, या ये एक अनोखा उदाहरण था? ये पूरी तरह से अनोखा तो नहीं था। जलाशय और बावड़ियां बनवाना आम था, लेकिन अकाल राहत के नाम पर इतना विशाल और आधुनिक महल बनवाना यकीनन एक बहुत बड़ी और साहसी सोच थी। सही बात है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक जीता जागता दस्तावेज है। यह एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी का भी प्रमाण है। और इसकी वास्तुकला भी बाकी महलों से बहुत अलग है। इसे छित्तर पैलेस भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि यह स्थानीय छित्तर पत्थर से बना है। और ये सिर्फ राजस्थानी या मुगल शैली में नहीं है ना? बिल्कुल। इसमें आपको आर्ट डेको स्टाइल का प्रभाव दिखेगा, जो उस समय यूरोप और अमेरिका में बहुत लोकप्रिय था। यह दिखाता है कि 20वीं सदी तक आते आते जोधपुर का राज परिवार कितना आधुनिक और दुनिया से जुड़ा हुआ था। वे परंपरा को बनाए रखते हुए भी नई चीजों को अपना रहे थे। हाँ, और यह महल आज भी शाही परिवार का घर है, और इसका एक हिस्सा एक लग्जरी होटल और एक संग्रहालय भी है। ये विरासत को सहेजने का एक बेहतरीन मॉडल है। सही कहा। ये तो हुई भव्यता और दूरदृष्टि की कहानियां, लेकिन कुछ महलों के दीवारों में बहुत गहरे और दुखद राज भी दफन है। इन दस्तावेजों में जोधपुर के एक और महल राय का बाग पैलेस का जिक्र है, जिसकी कहानी सुनकर मैं हैरान रह गया। हाँ, राय का बाग पैलेस एक ऐसी जगह है जहां इतिहास ने एक बहुत ही नाटकीय और दुखद मोड़ लिया था। इसे बनवाया तो जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने था, लेकिन इसकी मुख्य कहानी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय की है। कहानी समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़ी है ना? जी। स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय जोधपुर आए हुए थे और वे इसी महल में ठहरे थे। अच्छा। वे रोज महाराजा को उपदेश देते थे। महाराजा उनके प्रगतिशील विचारों से बहुत प्रभावित हुए और अपनी जीवन शैली में सुधार लाने लगे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक विलन की एंट्री होती है। महाराजा की एक प्रेमिका नन्ही जान। उसे स्वामी जी का ये प्रभाव बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इन दस्तावेजों के मुताबिक उसने जो किया वो दहला देने वाला है। ये इतिहास का एक दुखद अध्याय है। कहते हैं कि नन्ही जान ने अपने रसोइये के साथ मिलकर स्वामी जी के दूध में पिसा हुआ कांच मिला दिया। हे भगवान। कुछ समय बाद इसी जहर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो सोचिए, एक ही महल, एक ही जगह, जहां एक तरफ ज्ञान और सुधार की बातें हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ साजिश और विश्वासघात का जाल बुना जा रहा था। ये दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये इंसानी भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं
और त्रासदियों की गवाह हैं। ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन दीवारों ने क्या कुछ नहीं देखा होगा। खैर, ये तो हुई इतिहास की गहरी और दुखद बातें। लेकिन ये महल आज भी जिंदा हैं और नई कहानियां बना रहे हैं, जैसे जयपुर का नायला फोर्ट। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे ये ऐतिहासिक इमारतें आज भी प्रासंगिक हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे तो वो जयपुर के इसी नायला फोर्ट में रुके थे। ओह अच्छा। यह दिखाता है कि इन महलों की प्रतिष्ठा और महत्व आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम है। ये सिर्फ म्यूजियम बनकर नहीं रह गए हैं। और कला और संस्कृति का पहलू भी है। कोटा का जग मंदिर जो किशोर सागर तालाब के बीच में बना है, अपनी दीवारों पर दशावतार के चित्रण के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, दशावतार यानी भगवान विष्णु के 10 अवतार। यह दिखाता है कि इन महलों में धर्म और पौराणिक कथाओं का भी कितना गहरा प्रभाव था। वास्तुकला सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी थी। हर नक्काशी, हर पेंटिंग एक कहानी सुनाती है। इसी तरह भरतपुर के पास डीग को तो जलमहलों की नगरी ही कहा जाता है। वहां के गोपाल महल और सावन भादो महल के नाम ही कितने काव्यात्मक हैं। और ये नाम सिर्फ काव्यात्मक नहीं है, ये उनकी खासियत बताते हैं। सावन भादो नाम सीधे सीधे मॉनसून के महीनों को दर्शाता है। इन महलों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वे रेगिस्तान की भीषण गर्मी में ठंडक दे सकें। इनके चारों तरफ पानी के चैनलों और फव्वारों का एक ऐसा जटिल नेटवर्क बनाया गया था जो न केवल देखने में सुंदर लगता था, बल्कि हवा को ठंडा करके तापमान को भी नियंत्रित करता था। वाह! ये दिखाता है कि उस समय के आर्किटेक्ट्स का प्रकृति के साथ कितना गहरा और समझदारी भरा संबंध था। वे प्रकृति के